क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर हमारा इसमें चल रहा है, लगभग कंप्लीट होने वाला है। प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। आइए इसमें हम आगे देखते हैं। इसमें हम हेडिंग देंगे, इसमें क्रोमेटिक ग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण, अर्थात जो हमारा स्याही अर्थात कोई भी कलर है तो उसमें जो हमारे कलर विद्यमान होंगे उसको हम कैसे पृथक करेंगे। तो क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पर देखिए इस तरह से पहले लिख लेंगे कि एक फिल्टर पेपर लेंगे और उस फिल्टर पेपर पे हम स्याही का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से क्या किया, हमने एक फिल्टर पेपर लिया और उस पर स्याही का निशान लगा लिया और एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने क्या थोड़ा सा जल रखा और इस जल में हमने क्या किया, जो हमारा फिल्टर पेपर था, स्याही का निशान था, उसको जल में थोड़ा सा डुबा दिया और डुबाने पर क्या हुआ, ये पेपर क्या करता है, जल को एब्जॉर्ब करता है अर्थात जल को सोखता है। और जो हमारा स्याही का निशान होता है, जैसे जल के संपर्क में फिल्टर पेपर आता है तो जल क्या करता है, इस फिल्टर पेपर में धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। और जो हमारा ये स्याही का निशान होता है फिल्टर पेपर में, ये क्या होता है, ये जल में अल्प विलय होता है, अर्थात जैसे जल के संपर्क में आएगा तो ये भी क्या होगा, धीरे धीरे फिल्टर पेपर में ऊपर चढ़ने लगता है। और इस तरह से जो भी हमारे स्याही के निशान में रंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्रोमेटोग्राफी द्वारा रंगों का सेपरेशन करते हैं। तो इसमें आप थ्योरी इस तरह से लिख लेंगे, क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण करने के लिए एक फिल्टर पेपर पर निशान लगाकर स्याही की कुछ बूंदें डाल देते हैं और एक बीकर या जार में थोड़ा सा जल लेते हैं तथा फिल्टर पेपर को स्याही के निशान वाले भाग को जल में डुबाते हैं तो जल फिल्टर पेपर के ऊपर चढ़ने लगता है। फिल्टर पेपर में स्याही के निशान वाले भाग जल में विलय होकर फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाते हैं और इस प्रकार विभिन्न रंग पृथक हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्रोमेटोग्राफी द्वारा स्याही में विद्यमान जो रंग होते हैं उनको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको थ्योरी आप इसमें लिख लेंगे और ये आप इसमें ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ में हमारा क्या इस तरह से बनाएंगे, ये हमारा जार है या फिर इसको जार बोलेंगे या बीकर लेते हैं और यहाँ पर जो हम इसको पानी में डाल रहे हैं तो रंग हमारा ऊपर चढ़ रहा है। तो इस तरह से हमारे रंग सेपरेट हो जाएंगे। अब देखिए जैसे जल में स्याही के निशान वाले भाग को डालते हैं तो जो रंग हमारा जल में अधिक विलय होता है वह तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है और जो हमारे कम विलय होते हैं तो हमारा नीचे रह जाता है, अर्थात इस फिल्टर पेपर के नीचे हो जाएगा। तो जो रंग हमारे अधिक विलय होंगे वो अधिक ऊपर चले जाएंगे और जो कम विलय होंगे वो हमारे फिल्टर पेपर के यहाँ नीचे रहेंगे। तो इस तरह से रंगों का हम अलग कर लेते हैं, अर्थात क्रोमेटोग्राफी द्वारा स्याही में विद्यमान रंगों का पृथक्करण कर लेते हैं। आइए इसमें हम अब हेडिंग देंगे, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। अर्थात देखिए यदि हमारे अघुलनशील द्रवों का मिश्रण होता, जैसे मिट्टी का तेल और जल का मिश्रण होता, तो उसको हम भौतिक विधि द्वारा अलग कर लेते। लेकिन दो द्रव हमारे हैं और घुलनशील हैं तो उनके मिश्रण को हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। इनके मिश्रण को अलग करने के लिए हमें रासायनिक विधि की आवश्यकता पड़ेगी। तो दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे, तो जैसे देखिए हमारा एसीटोन हो गया और हमारे जल हो गए। तो एसीटोन भी हमारा क्या है, द्रव है और जल भी हमारा क्या है, द्रव है। इनके मिश्रण को जो हम मिला लेंगे तो ये एक दूसरे में विलय हो जाएंगे। अब इन्हें हम भौतिक विधि द्वारा नहीं अलग कर सकते, तो इन्हें अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्लक्स लेते हैं और उस
फ्लक्स में हम एसीटोन और जल के मिश्रण को ले लेते हैं और एक स्टैंड लैब लेंगे। और देखिए हमारा जो फ्लक्स है उस फ्लक्स में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, अर्थात फ्लक्स को हम हीट करेंगे और उस फ्लक्स में हम एक थर्मामीटर लगा देंगे। थर्मामीटर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारा एसीटोन होता है और जल है तो दोनों के क्वथनांक हमारे अलग अलग होते हैं। तो जो हमारा एसीटोन होता है उसका क्वथनांक हमारा 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है और जो जल हमारा होता है उसका क्वथनांक हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात दोनों के तापक्रम डिफरेंट हैं, अर्थात दोनों के तापक्रम हमारे भिन्न हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस फ्लक्स में हम थर्मामीटर लगा देते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्लक्स से एक हम जल निर्गत क्लैंप लेते हैं और जो हमारा जल निर्गत क्लैंप होता है वहाँ से एक सिरे से हम जल को प्रवाहित करते हैं, अर्थात उसमें जल डालते हैं और दूसरे तरफ से हमारा जल क्या होता है वह निकल जाता है। अर्थात इसमें इस तरह से उपकरण होता है कि एक साइड में हम जल प्रवाहित करेंगे तो दूसरे साइड से जल हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो भी हमारा यहाँ से एसीटोन होगा वह हमारा गैसियस अवस्था से पास आउट होगा, अर्थात गुजरेगा। तो इस तरह से उपकरण हम लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, जल का संघनन होता है, अर्थात जल हमारा यहाँ पर जब एसीटोन गैसीय अवस्था से दूसरे बेकर में आता है तो वह क्या होता है, हमारा द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो जिस तरह से फिगर में आपको यहाँ पर बनाया गया है, तो स्टैंड लेंगे, उसके बाद उसमें हम एक फ्लक्स लेंगे, उस फ्लक्स में जल और एसीटोन का मिश्रण लेंगे और फ्लक्स में हम थर्मामीटर लगा लेंगे और एक क्लैंप लेंगे जिसमें से हमें एक साइड से जल हमारा निकलता है और दूसरे साइड से जल को हम उसमें प्रवाहित करते हैं और एक बीकर में क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर एसीटोन प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ये उपकरण किस तरह से हमारा कार्य करता है। तो देखिए जब हम यहाँ पर फ्लक्स को हीट करेंगे तो जो हमारा एसीटोन है उसका क्वथनांक कम है, अर्थात यहाँ से हम थर्मामीटर से देखेंगे कि जैसे हमारा 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उससे अधिक हम उसको हीट नहीं करेंगे। जैसे 78 डिग्री सेल्सियस पर हम हीट करेंगे एसीटोन और जल के मिश्रण को, तो एसीटोन हमारा गैसीय अवस्था में उस मिश्रण से निकलकर हमारे जो क्लैंप है, अर्थात उस क्लैंप की सहायता से वो हमारा यहाँ जो हमारा दूसरा बीकर है उसमें आने लगेगा। तो एसीटोन हमारा गैसियस अवस्था से निकलेगा और यहाँ से जो जल हमारा होता है उसके संपर्क में आकर वो क्या हो जाता है, हमारा ठंडा हो जाता है और दूसरे बीकर में क्या हो जाता है, वो हमें पुनः द्रव के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम एसीटोन और जल के मिश्रण को अलग कर लेते हैं। अब इसमें थ्योरी थोड़ा सा हम लिख लेंगे। तो इसमें आप नोट करेंगे, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। तो इसमें आप नोट करेंगे एसीटोन और जल दोनों द्रव हैं। तो एसीटोन और जल हमारा क्या है, दोनों द्रव हैं। एसीटोन और जल का मिश्रण घुलनशील होता है, अर्थात जब हम एसीटोन और जल को मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे में विलय हो जाएंगे। आगे इसमें लिखेंगे, इन्हें रासायनिक विधि द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए ये हमारे घुलनशील हैं तो हम इन्हें भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, तो इन्हें हमें रासायनिक विधि द्वारा अलग कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, इन्हें रासायनिक विधि द्वारा पृथक किया जाता है। कंटिन्यूस में आगे लिखेंगे, एसीटोन का क्वथनांक 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए इन्हें तापक्रम के अंतर पर आसवन विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है। तो इसमें दोनों का जो टेम्परेचर है वो हमारा अलग अलग होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उस फ्लक्स में थर्मामीटर लगा देते हैं और थर्मामीटर में हम टेम्परेचर को देखते रहते हैं। जैसे हमारा 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है
तैसे हम उसको उससे अधिक हीट नहीं करते, अर्थात उस जो हमारा मिश्रण है एसीटोन और जल का, अब उसको हम 78 डिग्री से अधिक सेल्सियस पर हीट नहीं करेंगे। तो एसीटोन हमारा गैसीय अवस्था में निकलकर दूसरे बीकर में द्रव अवस्था में क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है। यदि हम उसको और ज्यादा हीट कर देंगे तो जल भी हमारा क्या हो जाएगा, जल भी हमारा द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चला जाएगा और वो भी उस मिश्रण में पुनः आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको 78 डिग्री सेल्सियस पर ही गर्म करते हैं। तो इस तरह से हम एसीटोन और जल के मिश्रण को अलग कर लेते हैं, अर्थात जो हमारा एसीटोन और जल का मिश्रण होता है इसमें से एसीटोन को हम अलग कर पाते हैं। तो ये था हमारा दो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करना। तो हेडिंग आप इसमें देंगे परभाजी आसवन। परभाजी आसवन क्या होता है, तो देखिए इसमें नोट कर लेंगे, इसके बाद इसको समझाते हैं। परभाजी आसवन से दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है के मिश्रण को पृथक कर लिया जाता है। इस तरह के मिश्रण जिनके ताप का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो आसवन फ्लक्स और संघनन के बीच एक परभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो परभाजी स्तंभ होता है, जो हमारा ये परभाजी स्तंभ है, ये क्या करता है, जैसे हमने मिश्रण ले लिया तो इस तरह से सपोज डेट मान लीजिए कि ये कोई हमारा फ्लक्स है, इस फ्लक्स में अगर मिश्रण हमारा लिया हुआ है, इस तरह से मान लिया हमने दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण ले लें, तो इस तरह से हमने लिया ये प्लस बी प्लस सी ले लिया, ये तीनों हमारे क्या है, द्रव हैं और इनका मिश्रण ले लिया हमने। तो माना हमने यदि ये का जो क्वथनांक है ये हमारा 85 डिग्री सेल्सियस है, बी का क्वथनांक हमारा यहाँ पे 73 डिग्री सेल्सियस है और सी का क्वथनांक हमने मान लिया, यदि हमारा जो सी है, सी का क्वथनांक हमारा यहाँ पे 55 है, या यहाँ पर इसका क्वथनांक कर दीजिए आप 65। तो इस तरह से देख रहे हैं तीनों की जो हमारे क्वथनांक है, अर्थात जो हमारा तीनों द्रव है ये बी सी, तीनों द्रवों के क्वथनांक हमारे क्या हैं, अलग अलग हैं, अर्थात 85 और 73 के बीच में 25 से कम का अंतर आ रहा है, या 65-73 के बीच में कम अंतर आ रहा है। अर्थात जब इन मिश्रण को हम फ्लक्स में लेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस फ्लक्स में हम एक परभाजी स्तंभ लगा देते हैं। तो परभाजी स्तंभ क्या करता है कि जिनके क्वथनांक हमारे कम होंगे उनको, जब इसको हम फ्लक्स को हीट करेंगे बाहर से, जब इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, जिसके क्वथनांक कम है वो जल्दी से आपका द्रव से गैसीय अवस्था में चला जाएगा, और जिसका क्वथनांक हमारा अधिक है तो वो क्या करेगा, उसको जब हम उस टेम्परेचर तक हीट करेंगे तब वो हमारा गैसीय अवस्था में जाएगा। तो इस तरह से इस मिश्रण में जो हमारा तीनों मिश्रण है द्रव के, तो जैसे इसको हम हीट करेंगे, अर्थात जब इसको हम 65 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा यहाँ से जो हमारा द्रव सी होगा ये हमारा यहाँ से इस फ्लक्स से निकल कर जाएगा और यहाँ से उपकरण की सहायता से दूसरे बीकर में हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए अब यहाँ पर जिसका क्वथनांक हमारा कम था वो तो यहाँ से द्रव से गैस में जा रहा था, लेकिन यह टेम्परेचर हमने कहाँ से 65 से यदि हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को हम यहाँ पे 65 से जैसे हम यहाँ पे लगभग 72 तक लेके जाएंगे तो धीरे धीरे ये भी क्या होगा, हमारा बी भी क्या होगा, द्रव से गैसीय अवस्था में जाएगा। तो देखिए क्या होगा, जैसे अगर हम टेम्परेचर को यहाँ से इतना वेरी किए तो जो हमारा सी होगा, अर्थात जो इस मिश्रण में हमारा द्रव सी होगा वो तेजी से निकलकर इसमें से दूसरे बर्तन में जाएगा, लेकिन जो हमारा बी है वो भी क्या होगा, द्रव अवस्था से गैसीय में जाएगा, लेकिन परभाजी स्तंभ क्या करता है, उसको
उस मिश्रण से बाहर नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है हमारा 73 डिग्री सेल्सियस है, तो इसलिए हमारा ये नहीं जाएगा। तो स्तंभ जो हमारा प्रभाजी स्तंभ क्या करता है, वो जिस डिग्री सेल्सियस के जो दर होंगे उतने पर हीट करने पर वो उसको वहां से जाने देगा, और जिसका टेम्परेचर कम होगा अर्थात जिसका टेम्परेचर कम होगा उसको यहाँ से नहीं जाने देता है। तो इस तरह से हम 2 या 2 से अधिक मिश्रण जिनके टेम्परेचर का अंतर बहुत कम होता है, हम प्रभाजी स्तंभ द्वारा उनको अलग कर लेते हैं। अब इसमें हम आपको जो प्रभाजी स्तंभ का फिगर है उसको दिखा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें लिख लेंगे। तो इसमें हम प्रभाजी स्तंभ का चित्र इस तरह से बनाएंगे। हम क्या करते हैं, एक स्टैंड लेते हैं और स्टैंड में हम एक क्लैंप लगा लेते हैं और उस क्लैंप पे हम एक प्रभाजी स्तंभ लगा लेंगे और प्रभाजी स्तंभ के ऊपर हम एक कार्क लगाएंगे और उस कार्क में हम एक थर्मामीटर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम एक फ्लक्स लेते हैं, आसवन फ्लक्स लेंगे और उस आसवन फ्लक्स में हम क्या लेते हैं, मिश्रण लेंगे। तो वो मिश्रण लेंगे जो हमारे क्या हो, घुलनशील हो, अर्थात एक दूसरे में विलय हो जाएं। तो इस तरह से हम यहाँ पे मिश्रण में 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव का मिश्रण लेंगे और क्या करते हैं, वहाँ पर जो हमारा कार्क है उसमें लगा लेंगे और इसमें प्रभाजी स्तंभ जो हमारा होता है वो बीच में लगा रहता है। तो देखिए, जब हम इसको यहाँ से एक जल निर्गत और शीतल जल निवेश लगा लेते हैं जो हमारा क्या करता है, जल संघनन करता है, और नीचे हम यहाँ पर एक दूसरा बर्तन रख लेते हैं जिसमें हमारा संघनन के थोड़ा, अर्थात जब हम मिश्रण से दूसरे द्रव को अलग करेंगे तो उसको एकत्रित करने के लिए हम नीचे एक शुद्ध द्रव का घटक अर्थात एक बर्तन लेते हैं जिसमें हमारा शुद्ध द्रव पुनः प्राप्त होगा। तब देखिए हम क्या करते हैं, जब इस फ्लक्स में अर्थात जो हमारा आसवन फ्लक्स है उसमें मिश्रण लेंगे तो देखिए जिस मिश्रण में जो द्रव हमारा होगा उस द्रव का अगर ताप हमारा क्या है, कम होगा और किसी का ताप हमारा अधिक है, तो जैसे हम इसको हीट करेंगे अर्थात इसको ऊष्मा देंगे तो क्या होता है, यहाँ से वह द्रव गैस अवस्था में हमारा परिवर्तित हो जाता है और इस प्रभाजी कॉलम से गुजरकर हमारा ये जो हमारा ग्लास की नली है इसमें आने लगता है, तो हमारा गैसीय अवस्था में होता है और यहाँ से हम शीतल जल जब प्रवाहित करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, गैसीय अवस्था से पुनः द्रव अवस्था में बदल जाता है और यहाँ से संघनन के थ्रू हमें शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो हमारा प्रभाजी स्तंभ होता है वो क्या करता है, जिस द्रव का क्वथनांक हमारा अधिक होगा उसको अपने में से पास आउट अर्थात अपने प्रभाजी स्तंभ से नहीं जाने देता, और जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है तो उसको अपने स्तंभ में से जाने देता है, अर्थात जब दोनों के टेम्परेचर में क्या होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। तो इसीलिए हम प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग करते हैं और 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम आसानी से पृथक्करण कर लेते हैं। बस इसमें इतना ही।